टेंडेंसी के विरुद्ध आप अगेंस्ट में ले जाने की कोशिश करोगे। मतलब आप सोचो कि आप एक 0 से 60 डिग्री तक ले जाना चाहते हो या 60 से 120 डिग्री तक ले जाना चाहते हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टॉर्क लग रही है उसके अगेंस्ट में उसे लेके जा रहे हो, तो अपने आप नहीं जाएगा, आपको पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। और पॉजिटिव वर्क डन करोगे आप तो यानी कि आपसे एनर्जी निकलेगी और सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इसलिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, और मैक्सिमम कहाँ आती है? अनस्टेबल पे। क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल तक ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। अब कैसे निकालें? तो निकालने का तरीका क्या है? फिर से वही चीज, अगर आपको याद होगा du क्या था? अगर याद होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसी को याद है पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज था वो किसके इक्वल हुआ करता था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम। तो यही फॉर्मूला यूज करूंगा। अच्छा, अब और सोचो, वर्क डन कैसे निकालते थे? निकालते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये तब यूज किया करते थे जब फोर्स कैसी होती है? फोर्स इज कांस्टेंट। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या यूज किया करते थे? एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन व्हेन एफ इज वेरिंग या वेरिएबल फोर्स। ये आपको याद है? यस सर। ये काम तब करोगे जब बॉडी इज ट्रांसलेटिंग। बॉडी इज ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग का मतलब यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। बट व्हाट हैपन इफ बॉडी इज रोटेटिंग? तो ध्यान देना, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? तो अगर आपको याद होगा, पता नहीं रोटेशन में आपने किया था कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। रोटेशन में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वर्क डन आप निकालते हो। फोर्स का जो एनालॉग होता है रोटेशन में होता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का होता है थीटा। थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या लेते हो? एफ डी कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा मत लेना, फिर मैं थीटा नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, ताकि थीटा आए ना। आ गया समझ में? टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एफ रिप्लेस होगा टॉर्क से, फोर्स रिप्लेस हो जाती है टॉर्क से, और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट ये तभी लगेगा, तभी यूज कर सकते हो व्हेन टॉर्क इज कांस्टेंट। मतलब पूरे मोशन के दौरान टॉर्क कैसी लगे? कांस्टेंट लगे। बट अगर टॉर्क वेरी कर रही है, टॉर्क इज वेरिंग, मतलब टॉर्क बढ़ रही है, घट रही है, तो फिर आप ऐसे नहीं करोगे, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसके साथ, टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा डी थीटा के साथ, देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट। दिस इज फॉर बॉडी इन रोटेशन। यहां तक आया समझ में? यस। सर अब जरा मुझे बताओ टॉर्क कैसी लग रही होती थी, इसलिए मैंने यहां पे लिखवाया था। इज इट कांस्टेंट और वेरिंग? जो टॉर्क लग रही है डाइपोल पे, जो सिस्टम लगा रहा है, तो आपको अब देखो कैसी लग रही है। इट इज अ वेरिएबल टॉर्क और अ कांस्टेंट टॉर्क? वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल है। देखो, अगर आप ढंग से देखोगे, अगर आप 0 से 90 तक रोटेट करना चाहते हो तो आपको कैसी टॉर्क लगानी पड़ेगी? शुरू में 0, फिर बढ़ानी पड़ेगी, फिर और बढ़ानी पड़ेगी, फिर और बढ़ानी पड़ेगी, और लास्ट में पीई। तो आपको भी कैसी टॉर्क लगानी पड़ेगी? वेरिएबल टॉर्क, क्योंकि सिस्टम वेरिएबल टॉर्क लगा रहा है अगर आप धीरे धीरे रोटेट करना चाहते हो तो मुझे यहां पे क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ये वाला, ध्यान देना, ये वाला। दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड। ये यूज होगा, देखना। आया समझ में? मतलब इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा मुझे।
ठीक है, तो अब ध्यान से समझना मैं क्या करना चाहता हूँ। अब ध्यान से समझना, मैं चाहता हूँ कि ये डाइपोल मैं मान रहा हूँ ऑलरेडी θ1 एंगल पे रखा हुआ है। इसका डाइपोल मूवमेंट, ये जो डाइपोल है इसका डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, ध्यान देना, θ1। और मैं चाहता हूं इसे रोटेट करवा के कहां लेके जाना, θ2 तक। ध्यान से समझना इस चीज को। यहां तक समझ में आया क्या करना चाहता हूं? यस सर। मतलब मैं चाहता हूं ये जो डाइपोल θ1 एंगल पे रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल बना के रखा हुआ था, ठीक है, अब मैं इसे रोटेट करवा के लेके जाना चाहता हूं कहां पे, θ2 एंगल तक लेके जाना चाहता हूं। अपने आप तो जाएगा नहीं, टॉर्क लगानी पड़ेगी, टॉर्क लगानी पड़ेगी यानी कि वर्क डन करना पड़ेगा। और जितना आप वर्क डन कर दोगे उतना ही सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आ गया? मैं अब यहां पे लिख रहा हूं, सिंस एक्सटर्नल एजेंट हैज टू अप्लाई equal and opposite torque as applied by the system। मतलब सिस्टम जितनी लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है, उसकी एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट लगानी पड़ेगी। इक्वल भी लगानी पड़ेगी और अपोजिट भी लगानी पड़ेगी, तभी वो रोटेट होगा। दैट मीन्स हमेशा एक चीज ध्यान देना, एक्सटर्नल एजेंट की जो टॉर्क है वो सिस्टम की टॉर्क की इक्वल होगी। सिस्टम मतलब पीई साइन थीटा, जो पीई साइन थीटा है ये सिस्टम लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिस्टम है, ध्यान देना। तो पीई साइन थीटा यानी कि एक्सटर्नल एजेंट को भी हर समय कितनी लगानी पड़ेगी, पीई साइन थीटा। तो थीटा के साथ वेरी कर रही है। सो यहां पे लिख सकता हूं, द एक्सटर्नल एजेंट हैज टू अप्लाई वेरिएबल टॉर्क। और क्योंकि वेरिएबल टॉर्क अप्लाई करनी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी इंस्टेंट पे ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और आप चाहते हो थोड़ा सा और एंगल इंक्रीज कर जाए, कितना, डी थीटा। तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। यस सर। तो वो वर्क डन है डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव या टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। ध्यान देना। अच्छा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये कितना करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा, जितना टॉर्क है जो आपको अप्लाई करनी है, ध्यान देना, जितना आपको टॉर्क अप्लाई करनी पड़ेगी उसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा डी थीटा से और उसको इंटीग्रेट करूंगा विद प्रॉपर लिमिट। अच्छा, अब ध्यान दो, डी थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, किस तरफ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हो? डी थीटा कैसे निकालते हो, किसी को याद है? डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर है? वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां लिख रहा हूं डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन किस तरफ होगी,
राइट हैंड थंब रूल याद रखो, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अब बताओ, जब ये डाइपोल यहां पे था, ध्यान देना ये डाइपोल है थीटा पे, और ये रोटेट होके यहां आ गया, तो मुझे बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कि क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट हैंड की उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो, और ये देखो थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अप टू दी प्लेन। प्लेन से ऊपर है, प्लेन की डायरेक्शन, प्लेन जो है उसके ऊपर की तरफ है, ऊपर की डायरेक्शन में। और टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? टॉर्क क्या है? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस सर। टॉर्क की भी डायरेक्शन देखो, अब टॉर्क की डायरेक्शन देखो, टॉर्क की डायरेक्शन देखो। आप किस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हो? आप देखो किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ऐसे, ध्यान देना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है। आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तभी तो रोटेट होगा ना ये उल्टी डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, एक्सटर्नल एजेंट की जो टॉर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टॉर्क है उसकी अपोजिट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉर्क कहां पे है? नीचे की तरफ है। अब देखो नीचे की तरफ है, P क्रॉस E। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये नीचे की तरफ जाएगी ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है। आ रहा है समझ में? यस सर। तो एक्सटर्नल एजेंट की जो टॉर्क है वो कैसी होगी? बिल्कुल ऊपर की तरफ। ऊपर। अब बताओ डी थीटा भी ऊपर, और एक्सटर्नल एजेंट की जो टॉर्क है वो भी ऊपर की तरफ है, तो कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में? 0। जीरो। तो एक्सटर्नल एजेंट की जो टॉर्क है और एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, इनके बीच में एंगल कितना है? जीरो। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आपने कितनी टॉर्क लगाई यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे कितनी टॉर्क लगा रहे हो? तो ध्यान देना आप कितनी टॉर्क लगा रहे हो हर इंस्टेंट पे, पी साइन थीटा। ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, पी साइन थीटा डी थीटा कॉस जीरो यानी कि 1। इसको आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ? ध्यान देना, आप कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हो? थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? थीटा 1 से लेके थीटा 2। समझ में आ गया? यस सर। आप चाहते हो कि डाइपोल ऑलरेडी थीटा 1 पे था और आप चाहते हो कि थीटा 2 तक चले जाए रोटेट होता हुआ, तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अगर आप ढंग से देखोगे तो P और E कॉमन आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। माइनस बाहर आ गया, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये है एक्चुअल में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मतलब अगर आप थीटा 2 पता है, थीटा 1 पता है, आप पुट कर दोगे तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता चलेगा, जो कि करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, बट ध्यान देना मुझे निकालना क्या है? मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अब मुझे बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। होगा कि नहीं? ये ऊपर बताया था देखो, ये दिख रहा है ये। यस सर। अच्छा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मैंने निकाल लिया, मैं उठा के यहाँ रखूंगा।
और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना, डी ब्रैकेट में यू यू थीटा टू, मतलब ये यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और थीटा टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एंगल पे, थीटा टू पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, ब्रैकेट में इस तरीके से लिख रहा हूं, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा वन। समझ में आया, ये चेंज है, यस। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अब मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख रहा हूं, पीई कॉस थीटा टू, ठीक है, ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं, माइनस माइनस पी कॉस थीटा वन। ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया? यस सर। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये जो आंसर आना था ये कुछ ऐसा आना था, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस पी कॉस थीटा टू, और जब ये अंदर इंटू होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि पी ई कॉस थीटा वन। तो इस प्लस को के साथ मैंने क्या किया, एक माइनस अंदर साइन ले गया और माइनस बाहर रख दिया। अब इससे मुझे क्या चीज पता चल रही है, कुछ सोचोगे? अगर आप ढंग से देखोगे तो थीटा टू पे पोटेंशियल एनर्जी है इतनी, और थीटा वन पे पोटेंशियल एनर्जी है इतनी, दिख रहा है? यस सर। थीटा टू पे है इतनी, ध्यान देना, थीटा वन पे है इतनी। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट एनी एंगल थीटा, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर थीटा टू पे बस आपने क्या किया, कॉस कॉस की जगह थीटा टू लिख दिया, और थीटा वन की जगह, जब थीटा वन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी तो आपने कॉस थीटा वन लिख दिया। तो मैं किसी भी एंगल पे अगर निकालना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, बताएगा कोई? माइनस पी माइनस पी, कॉस थीटा। दैट्स इट। ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, पी ई कॉस थीटा, ध्यान देना, वेयर थीटा, पी इज द डाइपोल मोमेंट, E is the electric field, and theta क्या था, theta is the angle between dipole moment and electric field। मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालने की, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा। तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलता है जब थीटा 0 डिग्री था तो ये क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन मुझे बताएगा कितनी एनर्जी आएगी? पीई cos 0, कॉस so that is minus p। बाय द वे अगर आप ढंग से देखोगे तो p भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसा प्रोडक्ट है बताएगा कोई, पी ई कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, p डॉट ई, ठीक है ना? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि ये क्लियरिटी रहे हमेशा। जो हो गया, तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी है, पी। अगर मैं 180 डिग्री पे पूछूं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, कितनी आएगी?
cos 180 कितना होता है? जीरो -1। ना ना, अरे सॉरी जीरो, माइनस -1 तो कितनी आई? +p। तो अब देखो कहाँ ज्यादा आ रही है? 180 पे 180 पे ज्यादा आ रही है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी जीरो पे कम आ रही है। तो मिनिमम कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रखा होगा, वो होगी -p। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +p। ध्यान देना। और अगर आपसे बोला जाए कि बीच में कितनी होगी, तो फिर बीच में क्या है, आपको थीटा पता है, थीटा डाल देना। 90 पे एक और करवा देता हूँ। 90 पे बताओ कितनी होगी, कोई बताएगा? अगर 90 डिग्री है। जीरो 0। तो अगर आपसे कोई बोले कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे रेफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 90 डिग्री। ध्यान देना, 90 डिग्री पे जीरो ली गई है। समझ में आ गया? यस सर ठीक है ना? रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने ये तो पूछा ही नहीं कि सर आपने तो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताया था, उसमें तो आपने रेफरेंस किया था कि कहीं ना कहीं तो जीरो माननी पड़ेगी ना। 90 पे अनस्टेबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर रेफरेंस ही तो मानना था ना, तो रेफरेंस तो आप कहीं पे भी मान सकते थे, जीरो पे मान लेते, अनस्टेबल पे मान लेते, तो 90 पे ही क्यों लिया? तो इसका मैं आंसर दूंगा अभी। ध्यान देना, इसका आंसर दूंगा। अभी नहीं दूंगा, लेकिन इसका आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि 90 पे ही क्यों मांगते हैं। ठीक है ना? बट अभी थोड़ी देर के लिए इतना समझ लो कि अनस्टेबल पे सबसे ज्यादा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, और बीच में कहीं पे अगर 90 पे पूछ ले, 180 पे पूछ ले, तो थीटा डाल देना। रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज 90 डिग्री। 90 पे जीरो मानते हैं। समझ में आ गया? यस। ओके। अब इमेजिन करो मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, व्हाट इज दी वर्क डन बाय, मैंने बोलत नहीं होंगे से व्हाट इज दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving the dipole from stable to unstable position? कौन बताएगा कितना आंसर होगा? लगाओ वो फॉर्मूला। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है? आपका काम क्या है यहाँ पे? स्टेबल से अनस्टेबल लेके जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट अनस्टेबल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट स्टेबल पोजीशन किसके इक्वल होगा? बताओ। 2p हाँ, तो यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। तो इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी को लिखो और माइनस कर दो, तो देखो अनस्टेबल पे कितनी है? Pe। और स्टेबल पे कितनी है? -p। तो कितना है? 2p। अब देखो ये बताने वाली चीज है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे सोचोगे। और अगर इसी में मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय सिस्टम, what is the work done by system to rotate the dipole from unstable to stable position, stable to unstable position? मतलब स्टेबल से अनस्टेबल पोजीशन तक ले जाने में आपसे दो वर्क डन पूछे जा सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो है 2p, तो सिस्टम का क्या होगा? नेगेटिव -2p। दैट्स इट, उल्टा। ठीक है? तो दोनों चीजें आप पूछी जा सकती हैं। अब मैं एक ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा, एक ही न्यूमेरिकल में आप समझ लोगे, फिर बनाते रहना। ठीक है ना? एक ही न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, ढंग से समझ लेना। If the dipole having charge +-2 microcoulomb separated by distance
2 सेंटीमीटर find out the torque of the system acting on the system लिखना चाहिए था बट ठीक है, and potential energy of the system। 3 एंगल पे पूछ रहा हूँ। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इन 3 एंगल पे बताना है आपको, बाकी पार्ट बाद में पूछूंगा। बताएगा कोई जल्दी? कौन पहले डाइपोल मोमेंट बता देगा कितना आ रहा है डाइपोल मोमेंट? Q इंटू 2a, Q कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड 2a दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻2 comes out to be 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखी, इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिख देना, इज प्लेस्ड इन 10 न्यूटन पर यूनिट कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर यूनिट कूलम दिए हुए है ना, 3 एंगल दिए हुए हैं, 0, 60, 120। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर यूनिट कूलम, ठीक है। तो आपको 0 डिग्री, 60 डिग्री और 180 डिग्री पे पहले तो आप टॉर्क निकालोगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। टॉर्क क्या होती है? ई साइन थीटा, तो 0 पे तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगी, टॉर्क 0 लगेगी। 60 पे कितनी लगेगी? पीई साइन 60, पी कितना है? पी है 4 इंटू 10⁻⁻8, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, साइन 60 √3/2। यस, कितना आ रहा है जरा देखना, बताना। ओके, तो ये आ रहा है 20√3 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर। 120 पे लगेगी पीई साइन 120। साइन 120 कितना होता है? √3/2। बहुत बढ़िया, यानी कि टॉर्क सेम लग रही है यहाँ पे भी। ऑफ कोर्स 2 टॉर्क आएंगी ना ऐसी, मैंने आपको बताया था टॉर्क 0 से लेके 90 डिग्री तक बढ़ती है और 90 डिग्री से अनस्टेबल एक 180 डिग्री तक घटती है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ध्यान देना, ऐसा ग्राफ होता है, साइन ग्राफ है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी यू और थीटा के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है। 0 से लेके 90 तक टॉर्क बढ़ती है, मैक्सिमम टॉर्क होती है पी, और फिर घटती है। तो ऑब्वियस सी बात है 60 पे और 120 पे दोनों पे टॉर्क जो है सेम लगेगी। ये टॉर्क है, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहां तक समझ में आया? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस पीई
cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10, दैट इज -4 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, 60 डिग्री पे माइनस पीई cos 60, तो cos 60 होता है हाफ, यानी p का हाफ हो जाएगा, और p मैं निकाल चुका हूं, तो यानी क्या आ जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻7 जूल। आई होप ये क्लियर हो रहा है सबको। और 120 पे cos 120 कितना होता है, -हाफ, तो ये आएगी pe/2, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7 जूल। तो इसे मैं टेबल में बना दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, ये है टॉर्क का ग्राफ, ध्यान देना। और वैसा ही ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का ही बनता है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, ध्यान देना। अगर कोई आपसे पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी और थीटा का ग्राफ कैसा बनता है, तो आप कैसा बताओगे? थीटा जब 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -pe, कॉस का ग्राफ बनता है, ध्यान देना। 90 पे 0 हो जाएगी, और 180 पे +pe हो जाएगी। यहां तक आ गया है समझ में सबको? यस सर। तो ये दोनों ग्राफ जो है समझ लेने हैं, ठीक है। ग्राफ तो आपको आने ही चाहिए, साइन कॉस के ग्राफ तो मेरे ख्याल से आपको आते ही होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने पिछले साल की होगी, तो जहाँ पे साइन कॉस है वहां के ग्राफ आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैं टेबल में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपसे बी पार्ट पूछ रहा हूँ, 2 पार्ट और पूछूंगा, फिर ये खत्म है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड सिस्टम टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम, ध्यान से समझना, अनस्टेबल टू स्टेबल पोजीशन। निकालोगे? बताएगा कोई? कहां से कहां लेके जा रहा हूं मैं? अनस्टेबल के स्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल की स्टेबल से अनस्टेबल? अनस्टेबल से स्टेबल। हाँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन क्या है? स्टेबल। तो स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे और अनस्टेबल पे निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे, ध्यान से समझना है। स्टेबल पे कितनी थी? -2p। -2p माइनस, हाँ अच्छा पूरा बता रहे हो, -p, और स्टेबल पे कितनी है? pe, तो आंसर कितना आएगा? -pe -2p। pe है कितना? p है 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻8, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10। सो कितना आया? 8 इंटू 10⁻⁻7 जूल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा होगा? नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव क्यों? क्योंकि आप उल्टा लेके आ रहे हो। अगर स्टेबल से अनस्टेबल तक लेके आ रहे होते तो आपको पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ता, अगर आप धीरे धीरे लेके आ रहे हो, लेकिन यहाँ उल्टा है। आप धीरे धीरे रोटेट करके लेके आ रहे हो अनस्टेबल से स्टेबल तक, तो आप नेगेटिव वर्क डन करोगे, और सिस्टम कैसा वर्क डन करेगा? पॉजिटिव। सिस्टम कितना कर देगा? 8 इंटू 10⁻⁻7 जूल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। और एक और पूछ रहा हूं, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये आप खुद बताओगे निकाल के।
What is the work done by external agent and system to rotate the dipole from 60 degree to 120 degree? निकालिए। कहां से कहां लेके आ रहा हूं? 60 टू 120। तो क्या लिखोगे आप? पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे 120 डिग्री पे और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे 60 डिग्री पे, और दोनों को क्या करोगे? माइनस, क्योंकि फाइनल पोजीशन 120 डिग्री है। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब 60 डिग्री पे 120 पे पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल चुके हो ऑलरेडी। कितनी है? ये रही। कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻⁷। और 60 पे भी निकाल चुके हो। 60 पे कितनी है? -2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो आपका आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁷ जूल। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, और पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 60 से 120 लेके जा रहे हो, मतलब स्टेबल से दूर लेके जा रहे हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम से दूर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने आप नहीं जाएगा, इसलिए पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। और सिस्टम कितना करना पड़ेगा? -4 इंटू 10⁻⁻⁷ जूल। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वेटेज ज्यादा है। बोर्ड में तो है ही वेटेज, लेकिन आप सोचो कि जेई में भी एज ए टेस्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जिसको ये सब क्लियर है वो कर सकता है, आराम से कर लेगा। मैंने कोशिश की है डेरिवेशन में एक एक पॉइंट बता सकूं, ध्यान देना, ठीक है? अब मैं आगे चल रहा हूँ कैपेसिटेंस पे, ठीक है? विल स्टार्ट विद कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटर, इसी में, मतलब इसी चैप्टर में पार्ट है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। अच्छा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें अब आप सर्किट सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, कैपेसिटिव सर्किट सॉल्व करोगे। जैसे आपने कभी रेजिस्टिव सर्किट सॉल्व किए थे, वैसे ही कैपेसिटिव सर्किट भी आते हैं, ठीक है? तो आप ये अब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, बट उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा आपको कि कैपेसिटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आप ध्यान दो, कभी आपने कैपेसिटर देखा है? कैपेसिटर देखे होंगे ना? नो सर। नहीं देखे कैपेसिटर? चलो, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स तो देखे होंगे। यस सर। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखे होंगे, जैसे आप कंप्यूटर में देखोगे तो मदरबोर्ड है, तो उसमें देखा होगा आपने नीले कलर के ऐसे बड़े बड़े ना सिलेंडर्स लगे रहते हैं। यस हाँ सर। ब्लू कलर के होते हैं, ये कैपेसिटर होते हैं, ठीक है? सिरामिक कैपेसिटर बोलते हैं ना। सिरामिक भी रहते हैं वैसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी रहते हैं और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एनर्जी स्टोर करना। अपने अंदर ये एनर्जी स्टोर करते हैं। इनका काम होता है एनर्जी स्टोर करना। किस फॉर्म में, ये देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। अच्छा, अब ध्यान से समझो। कैसे समझोगे कि ये जो कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोर करता है? अच्छा, एनर्जी भी स्टोर करता है, साथ में चार्ज भी स्टोर करता है, ठीक है ना? तो अब मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि कैसे समझोगे। अब इमेजिन करो कि आपने एक मेटेलिक स्फेयर लिया है। ये एक मेटालिक स्फेयर है। ध्यान से समझना इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये कर क्या रहा है। ध्यान देना। आप मान लो इसे इसे कुछ चार्ज दे रहे हो, बाहर से कुछ चार्ज दे रहे हो। अब चार्ज दिया,
ठीक है, जैसे आप इमेजिन करो कि आपने 1 कूलम चार्ज दिया, प्लस 1 कूलम, कहां जाएगा ये चार्ज? ये जो 1 कूलम चार्ज है, मेटालिक स्फीयर है, कहां जाने वाला है? सरफेस। पूरा को पूरा सरफेस पे आ जाएगा। क्या सरफेस से बाहर निकल रहा है? नो सर। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चल रहा है कि ये जो मेटालिक स्फीयर है, ये अपने आप में कैपेबल है चार्ज स्टोर करने को। मतलब ये चार्ज स्टोर कर रहा है, अपने अंदर से बाहर नहीं जाने दे रहा ना। आपने इसे चार्ज दिया, तो क्या इसने चार्ज अपने अंदर ही रखा? यस, अपने अंदर ही रखा, ये बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है ना, इसको बोलता है स्टोरिंग करना, चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, तो मेटालिक स्फीयर या मेटालिक सिलेंडर हो गया, या कोई भी मेटालिक बॉडी जो होती है, मैं तो स्फीयर लेके चल रहा हूं, मेटालिक सिलेंडर हो गया, कोई भी मेटालिक आर्बिट्री बॉडी, वो केपेबल होती है अपने अंदर कुछ चार्ज स्टोर करने की। समझ में आया? यस सर। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? आप क्या बोलोगे कि सर ये बताओ कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? स्टोर कर रहा है चार्ज। जैसे एक आदमी है, वो खाना खाता है, तो खाना खाता है, इसका मतलब वो जब खाना खा रहा है तो वो खाना कहाँ पे रहता है? वो जो कुछ भी खा रहा है वो, तो वो पेट में तो रहता है ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खाता ही खाता चले जाए, कुछ तो उसकी कैपेसिटी होगी ना। यस सर। तो अब आप यही, आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आएगा कि सर ये चार्ज स्टोर कर रहा है, तो ये कब तक करेगा, कितना करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ढंग से समझना, ढंग से समझना कि होता क्या है कि जैसे ही आपने 1 कूलम दिया, तो 1 कूलम चले गया, सरफेस पे चले गया। अब मैंने बोला 2 कूलम दो, मतलब एक और 1 कूलम दे दिया, तो आप बोलोगे सर वो भी सरफेस पे आ गया सरफेस पे सारा, ये भी स्टोर कर लिया इसने। तो ऐसे कब तक स्टोर करता जाएगा? तो इसका आंसर देखो, आप समझने की कोशिश करना, मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं इसे। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको जब आप चार्ज दे रहे हो, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? बताएगा कोई? पोटेंशियल क्या होता है इसका? क्या होता था स्फीयर का? इंक्रीज हो गया। बढ़ेगा, लेकिन होता क्या था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिख रहा है? हाँ स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इससे एक चीज पता चलती है कि जो पोटेंशियल है स्फीयर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर is directly proportional to charge given to the sphere. ये चार्ज गिवन टू दी स्फीयर भी हो सकता है, या चार्ज स्टोर भी हो सकता है। चार्ज स्टोर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप थीटा दोगे, मतलब चार्ज दोगे, पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कितना होगा सरफेस पे पोटेंशियल? बताओ कितना है? इतना। ध्यान से समझना अब इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पोटेंशियल है कितना इस सरफेस पे? यहां लिख रहा हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा कोई? सरफेस पे कितनी हुआ करती थी? ये सब बताया मैंने। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हाँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आप अगर सरफेस पे बात करो, तो सरफेस पे पोटेंशियल है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। कौन मुझे बताएगा कि E और V में क्या रिलेशन है? क्या ये रिलेशन है? यस सर। आ रहा है ना समझ में? ये सरफेस की बात हो रही है, ध्यान देना, सरफेस की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस कितनी होगी? पोटेंशियल एट द सरफेस या पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, उसको आप स्फीयर के रेडियस से ही डिवाइड कर देना। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, 3 चीजें अब ध्यान से समझना। क्या हो रहा है, यहां लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के,
मतलब चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे वो किसके प्रोपोर्शन है, वो है पोटेंशियल के प्रोपोर्शन। दिख रहा है, रेडियस तो फिक्स्ड है, रेडियस में कोई चेंज नहीं आ रहा, रेडियस तो फिक्स्ड है। तो जैसे आप क्यू बढ़ाओगे, चार्ज बढ़ाओगे, चार्ज जैसे जैसे उसे देते जाओगे, चार्ज बढ़ाओगे, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में बढ़ेगी। आया? ये प्रोसेस चलता रहता है, चार्ज देते जा रहे हो ये बढ़ता जा रहा है, चार्ज देते जा रहे हो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है स्फीयर का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बाहर जो मीडियम है, बाहर कुछ ना कुछ तो मीडियम रहेगा। समझ में आ रहा है? बाहर कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा ना। स्फीयर के बाहर क्या है, मान लो कोई मीडियम है, मान लीजिए कि आपने एक एयर रख रखा है। अब एयर किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनसे मिलके बना है। आ रहा है ना समझ में? जैसे ऑक्सीजन है, अब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कोई भी अगर आप एटम लेते हो तो उसमें क्या चीज मिलेगी आपको, एटम के अंदर क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। बताने के लिए कुछ ऐसा है कि नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है। इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ध्यान देना, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है तो उसे पॉजिटिव से दिखा दिया, और कुछ नेगेटिव भी है। दिख रहा है? ढंग से दिखाने के लिए मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे दिखा देता हूं, चलेगा? यस सर। अब बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताना, सोच के बताना कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को कहां ले जाने की कोशिश करेगी, सरफेस के बाहर। ये कोशिश करेगी कि ये जो मॉलिक्यूल है, मीडियम का जो मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव चार्ज, कोशिश करेगी कि ये कहां जाए, दूर जाए, ऐसे जाए। और नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाए। दिख रहा है? हाँ। तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस विल स्टार्ट स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच समझते हो ना क्या होता है, जैसे रबड़ जो है स्ट्रेच होती है। मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम स्टार्ट स्ट्रेचिंग। समझ में आया? यस सर। अब ये कुछ ऐसा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसे बोलूं कि इसके पास है प्लस क्यू, तो डेफिनेटली इसके पास माइनस क्यू होगा, क्योंकि मुझे पता है मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ, और वो कितनी होगी, ध्यान देना, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस। समझ में आए? और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस। बना अंदर राउंड लेकिन ये बाहरी है, ध्यान देना। अब सोचो, अब जरा मुझे बताओ, अब जो है आपको क्लियरिटी हो जाएगी पूरी। चार्ज बढ़ाया, चार्ज देते जा रहे हो, जैसे जैसे देते जा रहे हो, पोटेंशियल ऑफ दी पोटेंशियल ऑफ दी स्फीयर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस बढ़ती जा रही है। ध्यान से समझना इस चीज को, ये एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता है। ढंग से देखना, अगर ये समझ में आ गया, एक बार पढ़ोगे एनसीईआरटी एकदम समझ में आ जाएगी। फिर जैसे ही आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, क्यू बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये फोर्स भी बढ़ती जा रही है। ये दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव पे लग रही हैं, किसके, मीडियम जो बाहर है उसके मॉलिक्यूल पे जो फोर्स है वो बढ़ती जा रही है। अब ऐसे सोचो कि ये एक रबड़ है, और रबड़ को आप दोनों तरफ से खींच रहे हो, तो क्या होता है, स्ट्रेच होती जाती है। हाँ सर।
इमेजिन करो ये मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रेच होता जा रहा है। अब रबड़ को आप स्ट्रेच करोगे तो कोई ना कोई तो लिमिट आएगी ना, कि जब वो स्ट्रेच होनी बंद हो जाएगी और फिर क्या हो जाती है, टूट जाएगी। टूट जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहां पे कब टूटता है मैं नोट में लिख रहा हूं। When the electric field at the surface of conducting body becomes equal to, अब ध्यान देना यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, इसे बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये है इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यहां पे लिखाऊंगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अभी क्या है मैं लिखवाने वाला हूं, ठीक है। दी मटेरियल, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल the molecules of the outside material क्या हो जाते हैं, आउटसाइड मटेरियल स्टार्ट्स ब्रेक डाउन। समझ में आया? यस सर। ये ब्रेक डाउन कर जाएंगे, तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए। ये ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा, जैसे ये ब्रेक डाउन करेंगे, ऐसे ये ब्रेक डाउन करेंगे तो होगा क्या, पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया। या ऐसे सोचो उस मॉलिक्यूल में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर। आ गया समझ में? यस ऐसे हो सर। जाएंगे, ध्यान देना, अब ऐसे हो जाएंगे, ये पूरा को पूरा ऐसा दिखेगा, अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा, अलग अलग हो गए। और ये कब होते हैं, ये तब होते हैं जब सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के इक्वल हो जाए। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है ये भी बता देता हूं, जो भी बोल रहा हूं ये ढंग से समझना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल क्या है, तो इट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड at which the डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक वैसे मैं अलग से लूंगा, डाइलेक्ट्रिक मतलब मीडियम बेटर ये है कि मैं लिख दूं मीडियम ब्रेक्स डाउन। मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ध्यान देना ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एयर की बताओ, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो एयर की होती है लगभग 3 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। दिख रहा है? यस सर। मतलब एयर किस, आपने जैसे एयर है तो एयर पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की कुछ। जैसे यहां पे ध्यान देना है, ये कुछ ऐसा है कि यहां पे ध्यान देना, ऐसे सोचो कि आपने क्या किया, दो प्लेट ली, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या कर देंगी, ये दोनों प्लेट क्या सेटअप करेंगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देंगी। हाँ। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ करती थी। अगर इसकी डेंसिटी है माइनस सिग्मा और इसकी है प्लस सिग्मा, कभी याद होगा? Yes, sir. अब इमेजिन करो बीच में आपने क्या भर दी, बीच में आपने भर दी एयर, भर दी, ये पूरा यहाँ पे एयर है, ये एयर है। एयर की जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द जो एयर है वो कितनी है, 3 × 10⁻⁷। तो ये एयर की, ये ध्यान देना, मतलब कि जैसे ही
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली, ये 3 × 10⁻⁷ होगी। एयर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन कर जाएगी। अब एयर के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। अब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे बढ़ाओगे, ये बढ़ाओगे कैसे, ये सिग्मा बढ़ा के करोगे। सिग्मा क्या होगी, सिग्मा होगी Q/A, अगर A इज द एरिया। तो आप क्या दो, चार्ज बढ़ाते जाओ इस पे, ये जो चार्ज है ना, इस पे जो चार्ज है Q, वो बढ़ाते जाओ, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओ। तो ये जो E है जो आपने अप्लाई की है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, जो आपने अप्लाई की है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और बढ़ते 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 एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हो जाएगी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ द एयर की इक्वल 3 × 10⁻⁷। तो एयर क्या हो जाएगा, अब टूट जाएगा। समझ में आ गया, यस सर। ब्रेक डाउन कर गया। अब ब्रेक डाउन करा तो हुआ क्या, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अब एक साथ नहीं है, दे स्टार्ट, अब वो फ्री हो गए एक तरीके से। तो जब फ्री हो जाता है तो चार्ज क्या होता है, मूव करना स्टार्ट करता है, मन मर्जी है उसकी, कहीं पे ही मूव करे। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा। तो मटेरियल क्या हो जाता है, कंडक्ट करना स्टार्ट कर जाता है। तो यहां पे लिख देता हूं, इट मींस मटेरियल बिकम कंडक्टिंग। आया समझ में, यस सर। अब मैं ऊपर पहुंच रहा हूं, समझ में आया ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो क्या होगी। तो आप समझो, जैसे ही आप चार्ज दे रहे हो, चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है तो ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स है Q × E, ये बढ़ती जा रही है। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ये जो बॉडी है उसके सरफेस पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल होगी, तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये टूटेगा, और टूटेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज कहां भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में कि नहीं। Yes, sir. यस सर। तो आप ऐसे सोचो कि सरफेस पे सारे मटेरियल, सारे जो मॉलिक्यूल है वो टूट गए, नेगेटिव रह गए सरफेस पे ऐसे, और ये पॉजिटिव बेचारे भाग गए आगे की तरफ ऐसे, आगे की तरफ भागे। ठीक है, तो अब अगर ये प्रोसेस, ध्यान देना, ये प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल, मान लीजिए 11 कूलम चार्ज देने पे आई। ध्यान से समझना इसे क्या बोल रहा हूं। तो 11 पे अब मटेरियल टूट गया, मतलब इस चार्ज से ज्यादा अगर आप चार्ज दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी। मान लीजिए आपने 12 चार्ज दिया, ध्यान देना 12 कूलम दिया, तो ये 11 पे ऑलरेडी मटेरियल क्या हो गया था, टूट गया था। तो आपने अगर एक्स्ट्रा 1 कूलम दे दिया, ध्यान देना, तो वो कहां जाएगा, वो कुछ ऐसे जाएगा, ध्यान देना, वो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये जो 4 चार्ज बाहर जा रहे हैं ना, दिख रहा है, ये बाहर भाग रहे हैं ऐसे। Yes, sir. आप ऐसे सोचो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये 1 कूलम जो है सरफेस से लीक आउट करता हुआ जा रहा है। ये है +1 कूलम, ये है -1 कूलम, ये चारों मिलके क्या होंगे, -1 कूलम, और ये चारों मिलके क्या होंगे, +1 कूलम। तो होगा क्या, आपने दिया +1, आपने 11 कूलम से एक्स्ट्रा 1 कूलम अगर आपने दिया, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज ये जो बाहर का मीडियम है वो सप्लाई कर देगा। ये कैंसिल आउट, तो 11 ही रहेगा, 11 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया। अगर 11 पे, ध्यान से समझना, 11 कूलम पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो गई, तो मटेरियल अब कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। कौन सा मटेरियल, बाहर वाला। तो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा मतलब कि उसके मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट गए,
तो पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, टूटने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बचे, ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये वाले पॉजिटिव चार्ज, एक ही थोड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल टूटेंगे, तो उसका पॉजिटिव चार्ज ऐसा लगेगा कि बाहर की तरफ भाग रहा है, और उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसा लगेगा कि सरफेस पे पहुंच गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक्स्ट्रा जो चार्ज दे रहे हो, जैसे आपने 11 के बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने की कोशिश की, मान लीजिए 12 दिया आपने, यानी 11 प्लस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना दिया 1, तो 1 कूलाम नेगेटिव चार्ज मटेरियल सप्लाई कर देगा, क्योंकि अब मटेरियल क्या है, कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 कूलाम था, उतना ही नेगेटिव चार्ज मटेरियल सप्लाई कर देगा। तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये जो एक्स्ट्रा 1 कूलाम दिया था, इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, किससे, नेगेटिव चार्ज गिवन बाय द मटेरियल। आया समझ में कि नहीं? यस सर। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहे हो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो मैं दिखा रखा है यहाँ पे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, आपको ऐसा लगेगा कि 1 कूलाम चार्ज बाहर की तरफ भाग रहा है, ऐसे कहां से निकल के, स्फेयर से निकल के भाग रहा है, लीक आउट कर रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा आप चार्ज दोगे तो वो लीक आउट करेगा, यानी कि ये मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता है, 11 कूलाम। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इसके बाद छोड़ रहा हूं मैं। एनी कंडक्टिंग बॉडी कैन स्टोर चार्ज up to a point when electric field at the surface is not equal to dielectric strength of the material. जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के इक्वल नहीं होती, तब तक ही वो स्टोर कर पाता है। अगर एक बार इक्वल हो गई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के इक्वल हो गई, अब आप उसे फर्दर चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि देने की कोशिश करोगे तो वो लीक आउट करना स्टार्ट कर जाएगा। क्या बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये मैक्सिमम है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता था, इसका ये आंसर था। ठीक है ना, जो मैंने अभी तक आपको ये पूरी कहानी रची है, ये किसकी बात कही है, ये बात कही जा रही है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है मैक्सिमम। कैपेसिटेंस नहीं है, कैपेसिटेंस कुछ और होता है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस क्या होता है वो कल देखेंगे हम। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज इस रिकॉर्डिंग को 1-2 बार जरा सुनो कि मैंने क्या बोला है ढंग से। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बताई है, जो भी चीज आप बताइए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। ओके, एक बार अटेंडेंस दे दो।